नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। जैसे कि हमने शो स्टार्ट किया था ओस्लो उड़ान विद चैंपियंस, मगर आज सबसे पहले मैं एक सैड न्यूज़ शेयर कर रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं ना कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भैया ज़िंदगी है ना, थोड़े से स्ट्रेस में सफलता असफलता में हम उसको सीरियसली ले लेते हैं, तो वह ज़िंदगी उससे बड़ी चीज़ है, मालिक की देन है, उसको सब वो नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करो अपनी लाइफ को भरपूर जियो। मगर आप आज हम जिस खिलाड़ी को बुलाने वाले हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, आम खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने भारतीय पैरा खेलों की हिस्ट्री चेंज कर दी है, इतिहास चेंज कर दिया है। उनसे भी हम पूछेंगे इसके बारे में, क्योंकि वो काफ़ी एक रिनाउंड स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छे, कि मतलब जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जिस हिसाब से वो बोलते हैं, वो एक रिनाउंड स्पीकर भी हैं उसके हिसाब से। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें बहुत कुछ है। छोटी मोटी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए ज़िंदगी में। स्ट्रेस, सफलता असफलता ही लाइफ में चलता रहता है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा एक फाइटर वाला एटीट्यूड रखो, नेवर गिव अप वाला। हारे फिर जीत जाएंगे, कोई नहीं। जान तो मालिक का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है, उसको मत खो। तो सुशांत भाई से जब भी मिला, मैं ज़िंदगी से भरपूर था। उसके मालिक उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को भी ताकत दे। तो आज हम जिसको बुला रहे हैं, दीपा मलिक जी को, दीपा मलिक जी ने, मैं क्या बताऊं कि एक्चुअली में मैं इनका फ़ैन हूँ। क्योंकि देखो, मैं पॉजिटिव रहता हूँ बहुत, मगर इनको देख के तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत सी इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि वो कैसी तरह पॉजिटिव रहते हैं, कैसे सब कुछ अचीव कर लेते हैं, कैसे सारी चीज़ों करते हैं। तो सही मायने में ये एक रोल मॉडल है। तो आज उनसे हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, और इसके बारे में जानेंगे कि भैया हम सुसाइड क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। मालिक ने कितनी अनमोल ज़िंदगी दी है, तोहफा दिया। क्या दो लोगों के कहने से, अरे भैया लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, लोग तो ऐसे ही आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनके हमें उससे नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी खुद से जीनी चाहिए। किसी लोगों के लिए नहीं जीनी चाहिए कि वो अच्छा है बुरा है क्या नहीं है। ज़िंदगी हमें खुद से जीनी है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ बहुत कीमती है, उसको मत खो। तो आज जो हमारी चैंपियन खिलाड़ी दीपा मलिक जी, इन्होंने तो मतलब गेम की हर चीज़ की हिस्ट्री चेंज कर दी। इनसे बड़ा मोटिवेटर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ। और अभी हम उनके साथ लाइव कर रहे हैं, तो वो खुद बताएंगे, मोटिवेट करेंगे जिस हिसाब से वो करेंगे। तो मैं क्या बताऊँ, अब सुनना, क्योंकि मैं तो खुद उनका फैन हूँ और वो बहुत बड़े। नमस्ते दीपा जी, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप? थोड़ा हिली भी हूँ संग्राम। जी अभी जी, अभी मैं बहुत सब। ही अच्छी खबर आई और सुशांत से पर्सनली मिले भी हैं और एक खास अटैचमेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने एक खिलाड़ी की जीवनी को जिया है बायोपिक में, और बहुत खूबसूरत बखूबी एक खिलाड़ी की जिंदगी को उन्होंने पर्दे पे लाए हैं, उन्हें जीवंत किया है। अम, चाहे उस कहानी के माध्यम से कह लें, चाहे जो उनकी पिक्चर है छिछोरे, उसमें भी उन्होंने सुसाइड के बारे में ही एक लेसन दिया है युवाओं को, और स्ट्रगल्स को जिया है उन्होंने धोनी की साक्षात। क्योंकि जब जी आप शूटिंग जी करते हैं, आप खुद बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है ऐसी चीजों को, तो यस, एंड ये एक मेरे ख्याल से एक संग्राम, एक लोगों के लिए लेसन है कि जो इंसान मेहनत करता है, एक रोल मॉडल फिगर बनता है, पब्लिक फिगर बनता है, जैसे आप हैं, हम हैं, हम लोग कुछ मेहनत करते हैं, कुछ अलग अचीव करते हैं, अलग पहचान बन जाती है, तो उसको सराहना चाहिए, उसको हमेशा जज नहीं करते रहना चाहिए। इसकी फोटो छप गई, आपकी नहीं छपी, उन्होंने आपके बारे में ट्वीट नहीं किया, उसके बारे में ट्वीट किया, ये मेडल तो आपका भी है, ये मेडल उसका भी है। 24/7 हम लोग इस प्रेशर से जीते हैं, और इसको आपने भी जिया होगा। जी अम, तो कुछ खुद को बुलंद करना है, कुछ अम, अपने स्वभाव में बदलाव लाना है कि हमारा स्वभाव किसी और पे प्रेशर या दबाव न बना दे। दीपा जी, तो ये कुछ चीजें। दीपा जी, मैं रोकना चाहूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि जैसे अभी सुशांत का हम सुन रहे हैं, सुसाइड किया, तो जी जी। आजकल के इनको यूथ को क्या मैसेज दें? क्योंकि आप तो एक रिनाउंड स्पीकर हैं, आपको तो देख के हमें प्रेरणा मिलती है। तो मतलब
कैसे ये बाहर आए, कैसे इससे वो करें, इसके बारे में मैसेज दीजिए पहले, बाद में आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे आज हम। देखिए, मैसेज तो मेरा यही है कि हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग क्या है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसी को लेके बैठ जाते हैं। हम शॉर्टकट में बिलीव करने लग जाते हैं। और मुझे ये बार बार मैं कहती हूँ कि एक स्वस्थ जो दिमाग है वो एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। आप जरूर अपना शरीर स्वस्थ के अपने आप को, अपनी जो एनर्जीज है उनको सकारात्मक चीजों में लगाइए। अपने लिए कोई सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस को जरूर डिवाइस कीजिए। और मैं सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस की जब बात करती हूँ तो मैं वो बात करती हूँ कि जब भी आपका वक्त कितना भी बुरा हो, आपके पास कोई एक ऐसी हॉबी या कोई एक ऐसी चीज जिसके अंदर से आपकी आत्मा खुद खुश हो जाती हो। अगर आपको गाना अच्छा लगता है, आपको ड्राइंग करनी अच्छी लगती है, आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, आपको कुकिंग करनी है, कुछ भी एक ऐसी एक्टिविटी को, एक हॉबी को अपने अंदर जिंदा रखिए जो बुरे से बुरे समय में भी आपके चेहरे पे एक मुस्कान ला सके। तो ये बहुत जरूरी है, एक माइंड को डाइवर्ट कर देना, अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करना, और कॉन्टिन्यूसली सेल्फ मोटिवेशन को फीड करना बहुत जरूरी होता है। और सेल्फ मोटिवेशन को फीड करना, जैसे 3 बार आप खाना खा लेते हैं। देखिए, पढ़ाई कर ली, एजुकेशन कर ली, डिग्री हाथ में आ गई, आपने बोला मैं एजुकेटेड हो गया, लेकिन एजुकेशन के दौरान जो आपने जीवनियां पढ़ी, जो आपने लेसन पढ़े, जो आपने मॉरल सीखे, क्या आपने उनको अपनाया, या मात्र एक डिग्री ली और एक नौकरी पकड़ ली, जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ाई सही मायने में वो एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आपको अपने जीवन को सही मायने में उतार चढ़ाव, सुख दुख सब में जीने की हिम्मत देती है। तो थोड़ा अपनी एजुकेशन एजुकेशन के तौर पे लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, आप कहते हैं मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं जरूर ये बात याद दिलाती हूँ कि अगर आप 5वीं क्लास की किताब खोलेंगे तो 5वीं क्लास की किताब में आपको एक कविता मिलती है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, धीर तुम डटो वहीं, कि धीरज देके वहीं डटो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अपने अंदर रिवाइज करनी है। मोटिवेशन 3 वक्त खाने की तरह आपको खानी है। तो मोटिवेशन आएगी कहाँ से? आई थिंक उसका एक अपने आप में, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो वार्तालाप हम कर रहे हैं, ये जो लोग हमें सुन रहे हैं, तो शायद ये कुछ माध्यम है, अच्छी किताबें माध्यम है, अच्छी वर्जिश, अच्छा भोजन, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हैं जो आपको सेल्फ बिलीफ पे बहुत काम करना है, आत्मविश्वास पे भी बहुत काम करना जरूरी है। अच्छा दीपा जी, ये हो गया। अब मैं देखो पूछना चाहूंगा, देखो आप तो एक मतलब साक्षात मोटिवेशन है, साक्षात प्रेरणा है, और आपने तो पैरा गेम्स की मतलब इंडिया में हिस्ट्री चेंज कर दी, वर्ल्ड वाइड। तो मैं ये सुनना चाहूंगा कि मतलब सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपने एक बिल्कुल एक छोटे से गांव से और टॉप पे पहुंचने तक का आपका सफर हमें बता दीजिए कि कैसे तो आपने बहुत कितने लंबा क्वेश्चन है, इसमें तो 4 दिन लग जाएंगे संग्राम। मतलब कुछ लेकिन कुछ हाँ, मतलब आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए जो मतलब। जर्नी यही रही कि देखिए, पहली बार दिव्यांगता से जो मेरा पाला पड़ा, मैं बहुत छोटी थी, मैं केवल 5 वर्ष की थी जब मेरा चलने फिरने में अड़चन आई। फिर 3-4 वर्ष लगे, अस्पताल में रहना पड़ा, ट्यूमर्स की सर्जरी हुई, रिहैबिलिटेशन हुई, और बचपन के वो 4 साल की दिव्यांगता से मैं निकली, बड़ी हुई। तो कुछ अंदर एक जुनून हमेशा रहता था, क्योंकि वही लोग मानते नहीं है कहने से। लोगों ने बहुत कहा कि अरे जिस घर में बिटिया अपंग है तो ये तो जिंदा लाश है, भगवान मतलब छोरी तो भगवानों की मरा करे है, यूं कह दिया करते थे। अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत जोर दिया है मोदी जी जी ने। जी। लेकिन ऐसी चीजें सुनकर अंदर एक जुनून रहता था कि मैं सब कुछ कर लूं, मतलब जो भी मेरे बारे में कहा गया है मैं उसको रॉन्ग प्रूव कर दूं। तो मैंने खेलों में भी, स्कूलों में हिस्सा लिया, डिबेट में भी लिया, डांस में भी लिया, सिर्फ गाना मैं नहीं गा सकती थी। और धीरे धीरे कॉलेज में आई, फिर मैंने मोटरसाइकिलों का शौक मुझे आया, मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। और मैं कहती हूँ ना, कोई एक चीज को आपको बेहद चाहना चाहिए, तो मैं मोटरसाइकिलों को बहुत चाहती थी। और
फिर मेरा विवाह भी हुआ, उसके बाद 2 बेटियां हुई और मात्र 29 ईयर्स की एज में मेरी लेग्स में वीकनेस दोबारा आ गई। और फिर एक बार डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब जो ट्यूमर्स आए हैं, अब आप दोबारा नहीं चल पाओगी। तो फिर से जीवन में जैसे कहते हैं ना, एक लॉकडाउन आ गया और बहुत एक ऐसी शरीर में मेरे को ईश्वर ने छोड़ा जिसमें छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त था, मल मूत्र की शक्ति नहीं थी, और ऊपर से फिर वही ढेर सारे सवाल कि अब ये जिंदा लाश बन गई है, अब ये घर से नहीं निकल सकती है, अब ये बच्चे कैसे पालेगी। फिर वो कहते हैं ना कि एक ऐसी स्टेज जिसमें सब कुछ खत्म, सब कुछ डेड एंड, लेकिन उसमें से निकलना, वो अगर मुड़ के कोई ये कहे कि दीपा आपने इतने 5 प्रेसिडेंट अवार्ड जीत लिए, आपने इतने सारे लिम्का रिकॉर्ड्स बना लिए, अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत लिए, आपने इतने गोल्ड, इतने मेडल पैरालंपिक, लेकिन अगर मुझे मुड़ के ये पूछा जाए कि आपको अपनी कौन सी अचीवमेंट सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, तो मैं बहुत गर्व से कहूंगी कि परिस्थिति में मनस्थिति को संभाल के रखना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। और यही प्रेरणा मैं दूसरों को भी देती हूँ। जब एक चीज आपके पक्ष में नहीं चल रही है तो जल्दी से अडेप्ट करके एक नए हुनर को सीखिए। तो जो सीखने की भी एक एबिलिटी है, क्योंकि चेंज आप तभी अडॉप्ट करते हैं जब आप सीखने को तत्पर रहते हैं। तो नए शरीर को नए ढंग से सीखा, फिर उसमें घर में पत्नी बनना सीखा, माँ बनना सीखा, व्हील चेयर पे बैठ के खाना बनाना सीखा, फिर धीरे धीरे एक रेस्टोरेंट चलाया मन को बिजी रखने के लिए, फिर रेस्टोरेंट केटरिंग बिजनेस में रहते रहते मोटरसाइकिल दोबारा चलाने की एक जोश ठानी कि मैं मोटरसाइकिल चला के लोगों को कहूंगी कि मैं इस शरीर में ठीक हूँ। फिर मैंने कहा कि पैशन बहुत जरूरी है, तो मोटरसाइकिल को दोबारा चलाने का जुनून इतना आया कि उन्होंने कहा कि आपको अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ताकतवर करना पड़ेगा। तो जी पानी में उतर के एक्सरसाइज करने लगे, पानी में उतर के एक्सरसाइज करने लगे तो पता लगा कि डूब नहीं रहे हैं, स्विमर बन सकते हैं। तो 36 वर्ष की आयु में स्विमर के तौर पे पैरा स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया। फिर स्विमिंग करने लगे तो ठंडे पानी में शरीर में बहुत ज्यादा अकड़न आने लगी। ने मना कर दिया कि विंटर मंथ में अगर आप स्विमिंग करेंगे, क्योंकि हीटेड स्विमिंग पूल मिलते नहीं थे, तो आप कार्डियक अरेस्ट में जा सकती हैं। तो स्विमिंग छोड़नी पड़ी। स्विमिंग छोड़नी पड़ी तो फिर एक डेड एंड आ गया। लेकिन क्या मैं हार जाती, वहीं पे रुक जाती? मैंने 40 वर्ष की आयु में जैवलिन फेंकना सीखा। फिर मैं जैवलिन थ्रोअर बनी। उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल जीते, एशियन गेम्स के मेडल जीते। फिर मेडल क्योंकि मैं आप सब लोगों को मिलती थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं सारे एबल बॉडीड स्पोर्ट्स पर्सन को मिली। विजेंदर थे, संदीप सिंह, सरदार सिंह, योगेश्वर दत्त, ये सब मेरे साथ खेले, सानिया नेहवाल। और मैंने कहा कि इनको इतनी इज्जत मिल रही है, लेकिन मैं भी तो उसी जगह खेली हूँ, तो मेरे मेडल की पहचान इतनी कम क्यों? फिर मैं क्योंकि एजुकेटेड थी और मैं कहती हूँ कि एजुकेशन का सही इस्तेमाल, तो मैंने पॉलिसीज की तरफ काम करना शुरू किया। मेरे को मेंबर ऑफ वर्किंग ग्रुप फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ 5-year प्लान एज अपॉइंटेड बाय द एचआरडी डिवीजन ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वो दिया गया। तो फिर उसके तहत मैंने अपने प्रोजेक्ट्स फिर सीखा, लिखना सीखा, दूसरे देशों से ईमेल्स मंगा के उनकी पॉलिसी को रेप्लिकेट करके लिख के दिया। अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज चेंज हुई और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद तो बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन होके उभर कर आई और हमें भी बराबर का सम्मान मिलने लगा, बराबर का कैश अवार्ड, नौकरियां मिलने लगी। तो 42 वर्ष की आयु में फिर अर्जुन अवार्ड, 44 वर्ष की आयु में एक और प्रेसिडेंट अवार्ड, नेशनल रोल मॉडल अवार्ड। फिर जैवलिन बहुत अच्छा चल रहा था। लगातार 3 एशियाई खेलों में मैंने नए रिकॉर्ड के साथ हर बार मेडल जीता है। लेकिन जब ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स की बात आई, पैरालंपिक्स में बोला जी जैवलिन नहीं है, अब दीपा मलिक नहीं खेल पाएगी। बोले जी वैसे भी 46 साल की हो रही है, बुढ़ी है, अब तो इसकी कहानी खत्म। लेकिन 46 ईयर्स की एज में मैंने फिर से सीखा और इस बार मैंने शॉटपुट को सीखा। नई कोच, नई ट्रेनिंग, नई डाइट, नई मेहनत, नया जिम। उम्र ढलती जा रही थी लेकिन डिस्टेंस को बढ़ाना था और वो किया। और फिर आप देखिए ये जो मेडल है इसको जीता, इसने पूरी चेंज कर दी।
और यही मेडल है जिसने मुझे सुशांत से भी मिलाया था। एक फंक्शन था, उसके अंदर मैं सुशांत को मिली थी। अगर फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, उसने इस मेडल को अपने हाथ में लिया, बहुत तारीफ करी। देखिए शायद आपको ये फोटो नजर आए। जी जी, दिख रहा है, फोटो बिल्कुल इसमें दिख रहा है। सुशांत जी मेरे साथ हैं और इस दिन हम पूरी दोपहर इकट्ठे थे और बातें कर रहे थे। तो वही था कि सवाल लोगों ने बहुत किए कि 46 इयर्स में क्या मसल बन जाती है, ये पागल हो गई है, ये क्या मेडल जीत लेगी, ये सरकारी पैसे को वेस्ट कर रही है। लेकिन ये मेडल भी आया, और यही नहीं, फिर 48 साल की उम्र में डिस्कस सीख के भी एशियन गेम्स का एक मेडल बनाया। और फाइनली फिर इतनी मेहनत के लिए ये पद्मश्री भी मिला। और हाँ। 49 इयर्स की एज में, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि 49 इयर्स की एज में फिर ये राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला। वाह। तो कहने का अर्थ यही है कि मन के आरे हार है और मन के जीते जीत है। ये मेरी कहानी है। और लोगों ने ये कहा संग्राम की पहियों पे आ गई है, पहियों पे जिंदगी बीतेगी, पहियों पे जिंदगी कैसे चलेगी। अरे ये कोई पूछने की बात है कि पहियों पे जिंदगी कैसे चलेगी? पहिया जब इजाद हुआ था तभी तो ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी थी। पहिया हमारे राष्ट्र ध्वज के अंदर भी लगा रखा है, इसलिए कि पहिया मूवमेंट, प्रोग्रेस, प्रगति का एक प्रतीक है। तो उस व्हीलचेयर पे बैठ के मैं रुक कैसे जाती? फिर मैंने मोटरसाइकिल भी चलाई। फिर मोटरसाइकिल चलाने लगी, खुशी मिलने लगी। लेकिन बाद में पता लगा कि 4 पहिए की मोटरसाइकिल को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, तो एक इलीगल गाड़ी में रोड पे नहीं चला सकती थी। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। तो फिर मैंने कहा, मैंने रुक कार रैलीज की तरफ किया। फिर मैंने रेड द हिमालय कार रैली करी, डेजर्ट स्टॉर्म कार वाह। रैली करी। मैंने खरदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे सफारी चला के वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। आइडिया पूरी जिंदगी की यही था कि हमें अपनी एबिलिटीज पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमें अपनी डिसेबिलिटीज नहीं नजर आती हैं। वाह। अच्छा दीपा जी, ये बताइए कि जैसे मान लो आपकी लाइफ में काफी आपने फेलियर भी देखा होगा, लोगों की बात जी सुनी भी होंगी, काफी वो देखा, जी। तो उस उससे ओवरकम कैसे किया आपने? देखिए फेलियर की मैं बात बताऊं तो जब मैंने स्विमिंग में करती थी। अब स्विमिंग का ही उदाहरण अगर मैं लेके आपको बताऊं तो मेरी कैटेगरी आती थी नो यूज ऑफ लेग्स में। नो यूज ऑफ लेग्स में वो महिलाएं भी थी जिनकी टांगे कटी हुई थी। तो मेरा शरीर 5 फुट 9 इंच का है। मेरे शोल्डर ब्लेड में लगभग 200 टांके हैं, ऑपरेशन हुआ हुआ है, और छाती का ओ, निचला हिस्सा पैरालाइज्ड है। तो मुझे कोर मसल, ऑब्लिक मसल, लो बैक मसल, ग्लूट मसल, उससे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। ऑन टॉप ऑफ दैट रोटेशन ऑफ शोल्डर्स, बिकॉज वो सर्जरी में बोन्स कटी हुई थी तो उसमें भी मेरे को स्पाज्म आते थे। तो मैंने ये रियलाइज कर लिया कि स्विमिंग में कितनी भी मेहनत करूं, मेहनत में कमी नहीं है। एक तो अगर पानी ठंडा हुआ तो मेरी बॉडी अकड़ जाती है, और मैं कितनी भी प्रैक्टिस करूंगी तो जो केवल एम्प्यूटी हैं, जिनकी सिर्फ टांगे कटी हैं, जिन्हें पैरालिसिस नहीं है, उनके टाइम को मैं कभी बीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी डेड बॉडी को 2 हाथों से पानी में खींचती हूँ और ये बची हुई जी शरीर मुझे नीचे को ले जाता है। तो जी। स्पीड में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो एक तरीके से मेरी हार ही थी। मैं नेशनल लेवल पे तो रिकॉर्ड्स बनाई जा रही थी, इंटरनेशनल पे मेरा कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, अपने आप को नए रूप में, अपने आप का एक नया अवतार लिया। मैंने जैवलिन फेंकना सीखना शुरू कर दिया। तो आई डिड नॉट कीप ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। आई कंटिन्यूसली केप्ट चेंजिंग, एंड आई थिंक जो भी मेरा लाइफ का लो रहा है वो मैंने एक नए हुनर से सीखा। अब मैं जैवलिन सीखने लगी और एशियन गेम सर पे था, कॉमनवेल्थ तक तो हमको सरकारी खर्चा मिल गया। कॉमनवेल्थ के बाद पैरा एशियन गेम्स आए, तो हमारा कोई उस वक्त ऐसा नहीं था कि हमें कैंप मिल जाता या फंडिंग मिल जाती। रेस्टोरेंट मैंने बंद किया, जिद करके मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में मुझे कमरा हायर करना था, टैक्सी का खर्चा था, अटेंडेंट चाहिए था, उसके बाद डाइट कोच, मतलब कितना भी वॉलंटियर हेल्प लगा लूं, लेकिन बेसिक खर्चा तो मुझे अपना निकालना था। और मैं जिद करके आई थी कि मैं
परिवार के किसी से भी मदद नहीं लूंगी, ये मेरी अपनी जर्नी है। क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे इसका दिमाग घूम गया है, 40 वर्ष के बाद ये खेलने में क्या करियर ढूंढ रही है, ये वक्त नहीं है एक औरत का, इसको अपनी बच्चियां संभालनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। लेकिन एक जुनून था। तो फिर फंडिंग अगर मांगते थे तो कहते थे पैरा स्पोर्ट्स, पैराशूट से कूदोगी, पैरा स्पोर्ट्स को कोई समझता ही नहीं था। तो फिर मैंने अपने अंदर एक और डिस्कवरी करी, मैंने अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बनाया। तो बोलना कैसे है, लोगों के आगे क्या बात रखनी है, क्यों 1 घंटा कोई मेरी बातें सुनेगा, वो मटेरियल तैयार करना, वो बातों को बनाना, वो प्रेजेंटेशन तैयार करना, फिर उसको ढूंढना कि कोई मुझे इनवाइट कर ले, और वहां से अपनी फंडिंग रेज करी। फंडिंग मिली तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस करी। तो जब भी कोई मुश्किल आई मैंने उसका एक सॉल्यूशन ढूंढकर अपने आप को उसके लिए तैयार किया। अच्छा, आपको ये बताइए कि अब ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपके लिए हजारों क्वेश्चन वैसे भी आ रखे हैं। आपके अनुसार कोई भी गेम खेलने के लिए, करने के लिए एज मैटर करता है? उम्र देखिए, मैटर कर? कुछ खेलों के लिए तो डेफिनेटली करता है। अब जैसे मैं कहूँ कि एथलेटिक्स है या जिम्नास्टिक्स है, ऐसे कुछ खेल हैं जिसमें जब तक आप यंग होते हो, आपकी बॉडी सफल होती है, इलास्टिक होती है, जो एज आप एज में ग्रो करते हो, स्पेशली आई थिंक एबल बॉडीड में शायद ज्यादा मैटर करता है। हम लोगों का थोड़ा एक एडवांटेज रहता है, बिकॉज एक सीटेड थ्रो होता है, आपने बैठ के ही फेंकना है, और हमारी ही डिसेबिलिटी कैटेगरी के लोग साथ होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। मैं आज सुबह भी उठती हूँ 4 बजे, मैं ट्रेनिंग पे भी जाती हूँ। अगर आज भी आप मेरे फेसबुक स्टेटस को देखोगे तो मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग की वीडियो डाली हुई है। तो मैं आज भी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए दीपा जी कि क्या ऐसी चीज है जो मतलब आपको और बूस्ट कर रही है, कि मतलब आप और तमाम रिकॉर्ड बनाते बनाते जा रहे हो? क्या ऐसी चीज है? एक तो अपने आप को एंगेज रखना, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करती हूँ तो मैं मात्र एक व्हीलचेयर पे बैठी महिला कहलाती हूँ। लेकिन इससे मुझे खुद के लिए भी कंटिन्यूड इंस्पिरेशन मिलती है, लगातार सीखने का मौका मिलता है। बाइकिंग सीखी, एंटरप्रेन्योरशिप सीखी, मोटिवेशनल स्पीकिंग सीखी, पॉलिसी मेकिंग सीखी, फिर शॉर्ट पुट सीखा, डिस्कस सीखा, और अब आज की डेट में मैं प्रेसिडेंट हूँ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की। तो अब मैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन का रोल सीख रही हूँ, जो मैंने कभी नहीं किया। तो नई नई चीजें करने का मौका मिलता है, तो उससे खुद को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और एक चीज और मुझे जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि जब भी मैं ये रिकॉर्ड बनाती हूँ या जब भी मैं ये नया कार्य सीखती हूँ, इट्स नॉट ओनली अ वैल्यू एडिशन फॉर माई सेल्फ, इट इज ऑल्सो a statement into the society, changing the mindsets of the society। कि एक दिव्यांग महिला जिसे पहले अपंग कह के फाइनेंशियल लायबिलिटी, बोझा, जिंदा लाश ऐसे शब्दों से नवाजा गया था, वही महिला आज उठकर इतना कुछ कर पा रही है। और जब मैं करती हूँ तो आई एम श्योर किसी एक को मोटिवेशन मिलती है, या इस प्रोग्राम के थ्रू भी शायद 4 बच्चे सोचेंगे अरे दीपा जी ने इतने से शरीर में इतना काम कर लिया, तो शायद मैं भी मेहनत करूं। तो इम्पैक्ट जो इसका सोसाइटी में जा रहा था वो बहुत वैल्यू एडिशन था। और साथ में मुझे इंस्पिरेशन और भी मिली, एक व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन शुरू करी, उसके माध्यम से भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांग लड़कियों के लिए अच्छा कार्य करने का मौका भी मिला। अच्छा दीपा जी, मुझे ये बताइए, अगर मैं, आपने एशियन गेम्स में रिकॉर्ड बना दिए, आपने पैरालंपिक मेडल जीत लिया, जी, आप फर्स्ट फीमेल बन गई, आपने अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, अब आप पैरालंपिक प्रेसिडेंट बन गए, तो अब क्या है, मतलब जो आपकी लाइफ में आपको हासिल करना है, क्या टारगेट बचा आपका? देखिए टारगेट तो मैंने पहला पर्सनल लेवल पे बता देती हूँ कि मैंने पहाड़ों पे हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे गाड़ी चला ली, मैंने नदी, यमुना नदी शहर के पार कर ली, डेजर्ट में मैंने डेजर्ट स्टॉर्म रैली कर ली, वाह। सी बचा है अभी, समुद्र, तो हवा में मैंने गोला फेंक लिया, जैवलिन फेंक लिया, मैंने पैरा मोटरिंग का भी एक रिकॉर्ड बना लिया। सी में मुझे अब एक रिकॉर्ड बनाना है। अब लास्ट ईयर मैं गई थी और इस साल मेरा एम था, मैं इस साल 50 साल की हो रही हूँ,
अपने 50th गोल्डन जुबली पे मैं अपने आप को एक सी स्विमिंग का रिकॉर्ड देना चाह रही थी, लेकिन नहीं कोरोना नहीं, कोविड की वजह रुकिए, आप वो जीरो हटा के पीछे एक लगा दीजिए, आप उतने साल के हो रहे हैं, आ, 15 साल के 15 ये साल के। तो हाँ, मतलब वही है, मैं अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखती हूँ, क्योंकि जब आप हम्म, अपने अंदर से बात करते हैं तो एक एक्साइटमेंट, खुशी, हर चीज सीरियस नहीं होनी चाहिए हमेशा, हर चीज को हम लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं, और आई थिंक यही चीज है कि हम लोग शायद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जल्दी हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो एक जो चुलबुला बच्चा होता है वो रो भी लेता है, वो अपनी बात मनवा भी लेता है, वो जिद भी कर लेता है, वो बातें कहता है, बार बार जिद लगाता है। तो आज के दिन की भी जो अब ये घटना घटी है सुशांत की, तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि हम सब के अंदर एक वो बच्चा जिंदा रखना चाहिए, ताकि हम बात कर सकें, हम कभी कभी जिद लगा सकें, कभी हम खिलखिला के हंस सकें, ताकि बहुत संजीदगी से जिएंगे या हर चीज को संजीदगी से ले लेंगे तो बहुत इमोशनल हैवीनेस आ जाती है। तो ये सब बातें हैं। और अगली चीज ये है कि सी स्विमिंग, पिछले साल मैंने स्कूबा डाइविंग सर्टिफिकेशन करी थी सी वाटर को टेस्ट करने के लिए। वाह। तो हाँ, तो वो मेरा अभी एक सी में तैर के जो रिकॉर्ड बनाना है वो पेंडिंग है। और साथ ही मेरे को अमित शाह जी ने बीजेपी में ज्वाइन कराया था मेरे को, जी। तो देखते हैं कि बड़ों से क्या ड्यूटी आती है, अगर उस क्षेत्र में भी मेरे लिए कोई ड्यूटी आई तो शायद वहां पे भी मैं अपना रोल अदा करूं, पर वो बड़े ही बताएंगे जब भी उसका समय सही होगा। अच्छा ये बताइए कि हमें पता है कि आप जहां भी जाएंगे, कहते हैं ना कि चिरागों के अपने घर नहीं होते, वो जा जाते हैं ना वही रोशनी बिखेर देते हैं, तो आपका तो वो है। अच्छा ये बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे खुश दिन कौन सा था? बहुत, मैं तो देखो संग्राम, मेरा फेवरेट जो स्पोर्ट है वो ये है कि जिंदगी ही एक ऐसा त्योहार है जिसे हम रोज बना सकते हैं, वो तारीखों की मोहताज नहीं है। वाह। मेरे लिए ये पल भी खुशी है, क्योंकि ये पल अब दोबारा नहीं आएगा, और इतना सुंदर पल कि मैं अपने राष्ट्र के एक इतने बड़े खिलाड़ी के साथ, जो इतने चहेते हैं लाखों हिंदुस्तानियों के और इंटरनेशनल एक पर्सनालिटी है, उनके साथ मैं बात कर रही हूँ और ये वक्त बिता रही हूँ। सो आई थिंक जिंदगी का हर पल मेरे लिए खूबसूरत है, और जिंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नया त्योहार है। ये तो हमारा सौभाग्य है दीपा जी। अच्छा दीपा जी, आपकी लाइफ का ये लगा कि आपकी लाइफ का सबसे लो डे आपको याद हो, तो कि मतलब ये लगा कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं मैं वापसी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? नहीं, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं वापसी नहीं कर पाऊंगी। आई थिंक बहुत श्रेय देती हूँ अपने माँ बाप को, उन्होंने बहुत अच्छा बाल पोस के बड़ा किया है, बहुत अच्छी वैल्यूज दी हैं। उन्होंने हमेशा ये सिखाया है कि अ, अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक आप मन से उसको या अपने दिमाग से ना मान लें, क्योंकि हर चीज का एक सोल्यूशन है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इसकी। और जब भी आप किसी चीज को बहुत, वो शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है ना, कि जब भी आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपका बनाने में जुट जाती है। तो हमेशा अपनी पावर ऑफ इंटेंशन स्ट्रांग रखिए। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी ऐसा लगा हो कि इसके बाद क्या, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इकट्ठे अपने, वही कहते हैं, आई नेवर कीप ऑल माय एग्स इन वन बास्केट, और अपने आगे हमेशा एक नया गोल रखती हूँ जो मुझे एक्साइटेड रखता है, जो मुझे खुश रखता है, जो मुझे मोटिवेटेड रखता अच्छा दीपा जी, अभी आपके साथ मैं गेम खेलूंगा, उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, है। ओके, उसमें आपको जो रैपिड फायर। रैपिड फायर। तो अच्छा ये हैम्पर बताइए भी है। कि हाँ है, हैम्पर भी है, कुछ आपको देंगे। ओके। अच्छा ये बताइए कि ये बताइए कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड मेरे गोलगप्पे। वाह। और मीठे में? जलेबी विद रबड़ी। वाह। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है इंडिया में? इंडिया में तो लद्दाख। मैं बाइकर हूँ, मन से दिल से, अब शरीर से तो मैं इतनी लंबी बाइक नहीं चला पाती, लेकिन हाँ मतलब हमेशा मैं छुट्टी के बारे में सोचती हूँ तो हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं एक मोटरसाइकिल पे बैठी हूँ और लद्दाख की सड़कों पे जा रही हूँ।
अच्छा, आप कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं? आपकी फेवरेट मोटरसाइकिल कौन सी है? देखिए, मेरे पास जो अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल थी वो थी कावासाकी बजाज 100। 1988 में वो बाइक मेरे पास आई थी, और वही मेरी एक अपनी पर्सनल बाइक थी। और आज की डेट में अगर आप कहें जिस शरीर में मैं हूं, तो मैं स्पाइडर कैनम चाहती हूँ। वो ट्राइक बाइक है, लेकिन हाँ, वो बहुत महंगी है। तो अभी मेरी प्रायोरिटी में उसको अफोर्ड करना जरा मुश्किल है। नहीं, आप करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड कौन सा आई है? थिंक न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से मेरी बहुत अच्छी ताजा, बहुत अच्छी यादें भी हैं। वो बहुत ही खूबसूरत, और आज भी देखिए, कोविड-19 में उन्होंने अपने आप को कोरोना फ्री डिक्लेयर ऑलरेडी वो कर चुके हैं। बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही सुंदर जगह है। एंड न्यूजीलैंड से मेरा एक खास लगाव भी है, संग्राम। आई हैव बीन चोजन एज सर एडमंड हिलरी प्राइम मिनिस्टर्स फेलो, as appointed by Her Excellency Jacinda Ardern Madam, who is the Prime Minister of New Zealand. वाओ, इट्स सुपर। अच्छा, ये बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ओह, ये तो आपने मुझे फंसा दिया। अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और लेकिन पर्सनली कहूँ तो आई एम ह्यूज फैन ऑफ अक्षय कुमार। क्योंकि अक्षय कुमार अपनी हर मूवी में कोई ना कोई एक नई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एडवेंचर स्पोर्ट, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, तो वो मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। और हमेशा आउटडोर एडवेंचर वाली वो जरूर दिखाते हैं अपनी हर पिक्चर में। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस वो होंगी जो मेरी बायोपिक करेंगी। वो तो मैं आऊंगा क्वेश्चन उस पे। अभी कौन है? नहीं, मैं तो इसी पे डटी रहूंगी, क्योंकि मुझे यही चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अब आपके ऊपर फिल्म बने तो आप किस एक्ट्रेस को चाहेंगे कि आपका रोल करे? संग्राम, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं इसकी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। ये मैं नहीं, फिर भी। फरहान अख्तर और रितेश पे छोड़ती हूँ। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि वो आपकी बायोपिक बन रही है, वो हम देखेंगे। नहीं मगर नहीं। एक एक दिल से क्या है, मतलब कि ये आप किसको चाह रहे हैं um, वैसे? नहीं, आई थिंक इसका फैसला फरहान अख्तर को लेने देते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? फेवरेट डायरेक्टर, आई थिंक वेल, कई पिक्चरें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मदर इंडिया के डायरेक्टर कौन थे, अब नाम तो नहीं पता, लेकिन मूवी मैं बता देती हूँ। वो नाम तो मुझे भी याद नहीं उनका, तो मगर हाँ, फिल्म बस बहुत अच्छी उनका थी। नाम गूगल कर लीजिए। आई थिंक वो बहुत अच्छी पिक्चर थी, और अपने समय से बहुत आगे थी। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको एसी रूम पसंद है या पीपल की छांव? पीपल की छांव। मेरी वाह, बॉडी को तो वैसे ही एयर कंडीशनिंग सूट नहीं करती। तो पीपल की छांव पसंद है। अच्छा, जी। आपको गाना पसंद है? सुनना बहुत पसंद है, 24 घंटे सुनती हूँ, लेकिन गा नहीं सकती। अच्छा, पुराने गाने या नए गाने? सब कुछ जो खुश है, जिसका लिरिक्स बहुत सुंदर है, वो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मान लो आपको डेट पे जाना पड़े वर्ल्ड में किसी के साथ भी, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? ओ माय गॉड। रिचर्ड गे। वाह, वाह। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास एक दिन के लिए आपके पास सब कुछ पावर आ गई, तो एक दिन में आप वर्ल्ड में क्या चेंज करेंगे? आई थिंक मैं पूरे वर्ल्ड को एक्सेसिबल बना दूंगी। हर जगह रैंप्स होंगे, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ब्रेल के साइन बोर्ड्स होंगे। पूरा ऐसा एक संसार जिसमें कोई भी दिव्यांगता में कोई भी व्यक्ति एंड टू एंड एक्सेसिबिलिटी पा सके। वाह। आप इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हैं तो आप स्पोर्ट्स के लिए क्या करेंगे? क्या चेंज करेंगे उसमें? देखिए, अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। हमारे आधी जनसंख्या महिलाओं की है, लेकिन आधी जनसंख्या महिलाओं की खेलती नहीं। तो मुझे लगता है कि महिला पार्टिसिपेशन पे मैं बहुत ज्यादा काम करूंगी। हालांकि इन दिनों में काफी बदलाव आया है, बहुत चेंज आए हैं, लेकिन और भी। अच्छा, दीपा जी, बताइए कि एक मैसेज जो आपको गांव में ढेर सारे बच्चे भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं,
उनको एक बड़ा खिलाड़ी बनना, आप जैसा, आप जितना बड़ा खिलाड़ी बनना है, तो जी क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले जो उनको अपने अंदर एक ईमानदारी का हौसला रखना पड़ेगा। ईमानदारी अपने कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी अपने सपने के साथ, ईमानदारी अपने कोच, अपनी ट्रेनिंग, अपनी मेहनत, अपनी डाइट, सब में एक ईमानदारी उन्हें डालनी पड़ेगी। और उनको ये सोचना जरूर पड़ेगा कि रास्ता आसान नहीं होगा। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पता है संग्राम ये भी कहते हुए सुना है लोगों को, अरे ये तो बड़े घर से है, इसको इंग्लिश बोलनी आती है। अब मुझे नहीं समझ आता कि अगर मैं बड़े घर से हूँ या मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, बड़ा घर क्या, उसी फील्ड पे सुबह 4 बजे उठकर मुझे वही लोहा उठाना है, वही मेडिसिन बॉल फेंकनी है, उसी तरह पसीना बहाना है। अगर आज कोच ने बोला है कि आपको 60 थ्रो आज 4 kg की बॉल से करनी है तो करनी है, आपको 200 थ्रो इस शॉर्टपुट की प्रैक्टिस की करनी है तो करनी है। उसमें चाहे मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, चाहे मैं अमीर हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी अपनी हिम्मत, अपनी लगन, आपकी अपनी ईमानदारी आपके काम आएगी। और हो सकता है कि कभी कभी चीजें वैसी ना जाएं जैसे आप चाह रहे हो, तो स्पोर्ट्स आपको यही तो सिखाता है, गिरना, चोट लगना, वापस रिकवरी लेना, वापस मैदान पे आके खड़े हो जाना। तो ये नेवर गिव अप, बी ऑनेस्ट टू वट एवर यू कमिट योर सेल्फ टू, आई थिंक आप बहुत अच्छी खिलाड़ी बनो। और कोई मैसेज दीपा जी आपका, जो आप चाहते हो कि ये मैसेज आपको कन्वे करना है? मेरे को एक जो बात कहनी है जी। संग्राम, वो ये कहनी है कि आप देश के युवा हैं, आप देश के नागरिक हैं, लेकिन आज का जो बच्चा है उसने केवल अपने हक के बारे में सीख लिया है, वो अपनी ड्यूटी के बारे में नहीं सीखना चाहता है। पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, बहुत सारी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो यही ढूंढता रहता है कि मुझे क्या नहीं मिला। कभी वो ये ढूंढता है कि मैं क्या दे सकता हूं। तो मेरा एक निवेदन है कि आप कंज्यूमर मत बनिए देश के, आप सिटीजन बनिए। कंज्यूमर मतलब मुझे दो, और सिटीजन मतलब मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो अगर हम सब मिलकर कोई एक योगदान करें, कोई एक ऐसा काम करें जिसमें हम अपने देश की भावना, अपने देश के लिए, देश मतलब ये नहीं कि एक इंडिया का मैप है, देश है कि कोई आपका साथी है, आपका एरिया है, आपकी लोकेलिटी है। हर भारतीय अगर अपने 10 गज दूरी को साफ रख सकता है, सुगम्य बना सकता है, उसमें रहते हुए किसी इंसान की तकलीफ में मदद कर सकता है, किसी के लिए अच्छा बोल सकता है, तो भी आप अपने देश निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति इज नोन बाय द कंपनी दैट पर्सन कीप्स। तो आपकी संगत किसके साथ है, कैसी किताबें आप पढ़ते हैं, कैसे प्रोग्राम आप देखते हैं, कैसी सोच आप रखते हैं, और आपके चारों तरफ के जो लोग हैं जिन्हें आपने चुना है अपना इनर सर्कल बनाने के लिए, वो किस सोच को रखता है, तो उससे भी आपकी सोच पे फर्क पड़ सकता है। तो अगर आप अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो सकारात्मक सोच वाले लोगों को साथ रखिए, जिनसे आप कुछ सीख सकें, जिससे रोज आप प्रेरित हो सकें। तो कॉन्शियसली अगर ऐसे माहौल में रहेंगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू हम सबको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपसे बात करके वाकई मतलब हम चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। तो बस आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, और आपको ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू संग्राम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू नमस्कार। जी, आप इस शो में आए, नमस्कार।